देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भी इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त नरेंद्र मोदी की जनसभा छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रही है। एक चुनाव सभा में आपसे मैं वोट मांगने के लिए आया था। और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए दोबारा सरकार बनाने के लिए हमें मौका दीजिए, ये प्रार्थना मैंने राजनांदगांव के लोगों से की थी। और मित्रों, मुझे आज गर्व है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, हिंदुस्तान में एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने 5 साल के काम का हिसाब गांव-गांव जाकर के जनता को दे रहे हैं। मित्र, आज हिंदुस्तान में इतने साल शासन में रहने के बाद किसी मुख्यमंत्री के लिए खुलेआम जनता जनार्दन के बीच जाना बड़ा मुश्किल है। हमने तो अनुभव किया है, मैंने ऐसी सरकारें देखी हैं, ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं कि उनकी सरकार के मुश्किल से साल 2 साल हुआ हो और कहीं अपने ही जनता के बीच कहीं जाने का अवसर खोजे तो या तो लोग काले झंडे दिखाते हैं या पत्थर फेंकते हैं, उनको वापिस जाने के लिए लोग आग्रह करते हैं। और इस देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अपनी यात्राओं को स्थगित करके लौट जाना पड़ा है। अनेक राज्यों में ऐसा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद से ज्यादा जनता जनार्दन के दिलों पर राज करता है तो 10 साल होने के बावजूद भी जी जान से लोग पलक पावड़े बिछा करके उसका स्वागत करते हैं। इतने लाखों लोगों को इस चमचमाती धूप में लगातार लोगों से मिलते रहने का ये यज्ञ, ये छोटी घटना नहीं। हिंदुस्तान के राजनीतिक पंडितों से मैं आह्वान करता हूं, जरा तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की क्या विशेषता रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने 50 साल तक वोट बैंक की राजनीति को देखा। वोट बैंक की राजनीति के भरोसे अपना उल्लू सीधा करने वाले राजनेता देखे हैं। वोट बैंक की राजनीति से सत्ता में आना, सत्ता में आने के बाद वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए धन लगाना, यही एक दुष्चक्र 50 साल तक देश में चला है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान की राजनीति में ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमने वोट बैंक की राजनीति को ललकारा। डॉक्टर रमन सिंह ने वोट बैंक की राजनीति को ललकारा। शिवराज सिंह चौहान ने वोट बैंक की राजनीति को ललकारा। बहन वसुंधरा जी ने राजनीति, विकास की राजनीति का नारा दिया। हिमाचल में हमने वोट बैंक की राजनीति को ललकारा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करने का अवसर मिला, हमने वोट बैंक की राजनीति को दफना दिया और
हमने विकास की राजनीति का मास्टर चुना। मैं तो विकास की राजनीति का रास्ता सरल नहीं होता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सैकड़ों काम करने के बावजूद भी कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। लोगों को ईमानदारी से शिकायत करने का कारण भी रहता है, लेकिन विकास की राजनीति के कारण आज भले कुछ मिला हो या न मिला हो सकता है अस्पताल बनाने की इच्छा हुई हो 4 साल पहले, 2 साल देर से बना हो, रास्ता 100 किलोमीटर बनाना हो, 60 किलोमीटर तक पहुंचे हो, अभी शायद 40 किलोमीटर बाकी भी हो सकता है। 2000 स्कूल बनाने का फैसला किया हो, 1800 तक पहुंचे हो, 200 बाकी भी रह गए हो। उसके लिए सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब विकास की राजनीति का रास्ता अपनाते हैं तो सामान्य मानवीय के मन में एक विश्वास पैदा होता है कि भैया भरोसा करो, वहां तक तो आया है, कल हमारे यहां भी पहुंच देखो आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट है भरोसे का। कौन किस पे भरोसा करे। ये राजनांदगांव, मैं जब यहां संगठन का काम करता था तो छत्तीसगढ़ का कोई तहसील ऐसा नहीं है जहां मुझे जाने का सौभाग्य न मिला। और तब छत्तीसगढ़ अलग नहीं बना था, तब भी मैं यहां के एक एक तहसील तक जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। और तब भी मैं राजनांदगांव से बड़ा प्रभावित था और मैं कहता था कभी बातों बातों में कि भाई आपका राजनांदगांव तो छत्तीसगढ़ का काशी है, काशी। जैसे काशी एक विद्वानों की नगरी है, बुद्धिजीवियों की नगरी है, आज छत्तीसगढ़ में मानना होगा कि राजनांदगांव ये बुद्धिजीवियों की नगरी है, कला साहित्य की नगरी है, कला और संस्कृति को परंपरा को उजागर करने वाली नगरी है। और आज उस नगरी में आकर के एक बार फिर से आपके रूबरू होने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, मैं जब भी छत्तीसगढ़ आता हूं 2 ऋण स्वीकार करना मैं अचूक रूप से पसंद करता हूं, 2 गौरवदान करना मैं पसंद करता हूं। एक, हम छत्तीसगढ़ के भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी का जितना गौरवगान करें उतना कम। हिंदुस्तान में राज्यों को बनाने के लिए गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की बदौलत है कि यहां पर कोई लाठी तक नहीं चली और छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ दिया और उसके कारण आज विकास का धड़ बनता जा रहा है छत्तीसगढ़। और जब जब विकास की नई ऊंचाइयों को पाएंगे, वाजपेयी जी 1000 बार हमें याद आते आएंगे, उनका ये निर्णय हमें याद आता रहेगा। और इसलिए मैं आज छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करना, गौरव करना, ये अपने आप का एक सौभाग्य मानता हूं। मैं दूसरा सौभाग्य ये मानता हूं, और वो मेरा सौभाग्य, मेरा गौरवगान है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। भाइयों बहनों, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए, दोनों तरफ कांग्रेस की हुकूमत थी, और जो पहली सरकार बनी, लोग आशा करते थे कि नई सरकार बनकर के पता नहीं कुछ समय में छत्तीसगढ़ का कैसा बढ़िया रंग रूप हो जाएगा। लेकिन
3 साल उनको अवसर मिला, उन्होंने छत्तीसगढ़ को इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया, सारे सपने चूर चूर हो गए। मैं यहां प्रभारी था, तब मेरा आवाज मेरे मन से उठती थी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अटल जी ने इतने बड़े आनंद उत्सव के साथ, बड़े आशा अरमानों के साथ छत्तीसगढ़ बनाया और ऐसे लोगों के हाथ में छत्तीसगढ़ जा पड़ा है, सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे, तो शायद हिंदुस्तान में कोई नए छोटे राज्य की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे डर लगता है, लेकिन मैं बधाई देता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, मैं गौरव करता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्होंने 2003 में आते आते परिस्थितियों को भली भांति भांप लिया, संकट को समझ लिया। हम तो छोटे लोग थे, शासन का हमारा रुतबा नहीं था, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा की, भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया और आज मैं 10 साल होते जा रहे तब कह सकता हूं कि आपका निर्णय सही था, ये आप भी गौरव के साथ कहते होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं एक और बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपने राजनीतिक स्थिरता की ताकत क्या होती है, इसको भली भांति जाना है, समझा है। आप भली भांति जानते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो पॉलिसी में स्टेबिलिटी आती है, विकास की गति सही दिशा में सही रिधम के साथ चलती है। आपने दोबारा रमन सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाई, उसके कारण विकास करने का, सेवा करने का, गरीबों का भला करने का, आदिवासियों का कल्याण करने का हमारा उमंग, रमन सिंह का उमंग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उमंग सैकड़ों गुना बढ़ गया। और उसका नतीजा है कि पहले 5 साल जो काम हुआ, दूसरे 5 साल में उससे सैकड़ों गुना ज्यादा अच्छा काम हुआ। अगर पहली टर्म से दूसरी टर्म शानदार रही, मुझे विश्वास है तीसरी टर्म तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शानदार रहेगी, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं नहीं जानता हूं छत्तीसगढ़ में अखबारों में क्या खबरें आती हैं, मुझे वो अखबार पढ़ने को मिलते नहीं है, लेकिन देश के अन्य भागों में जब भी छत्तीसगढ़ की कोई बात आती है, उसका एनालिसिस आता है। तो मित्रों, आज मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्रियों को स्वीकार करना पड़ा है कि वो प्रदेश जहां 40% से ज्यादा भूमि फॉरेस्ट लैंड है, जो प्रदेश नक्सलवादियों के लिए दबोच कर रखा हुआ है, जो प्रदेश मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल से ही पिछड़ा हुआ रहा है, वो आज हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है। और इसलिए मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को लाख लाख बधाई देता हूं, लाख लाख अभिनंदन देता हूं। मतलब मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, मुझे मालूम है विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना कितना कठिन होता है, और एक बार ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए कितनी ताकत लगती है, ये मैं भली भांति जानता हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने बड़ी कुशलता के साथ, बहुत ही नम्रता के साथ, कभी भी रमन सिंह जी की वाणी में हम उतार चढ़ाव नहीं देखते, वही प्यार भरी भाषा। 2003 में जैसे रमन सिंह थे, 2013 में भी रमन सिंह उसी प्यार भरी भाषा लेकर के, वही नम्रता विवेक के साथ आज छत्तीसगढ़ की जनता की एक नम्र भाव से सेवा कर रहे हैं। मित्रों, ये अगर आपने पसंद न किया होता, आपने आशीर्वाद न दिया होता, तो शायद ये संभव नहीं हुआ होता। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहां की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। मित्रों, 2003 में
जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में जब छत्तीसगढ़ की रचना की, तब छत्तीसगढ़ का बजट क्या था? सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए, सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया। और भाइयों बहनों, बजट बड़ा होना कितना कठिन काम होता है, वो एक मुख्यमंत्री के नाते मैं भली भांति जानता हूं। आज मैं अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उनके सभी विधायकों का, सभी मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, यहां के प्रशासन का, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि 6,000 करोड़ से यात्रा प्रारंभ की थी, इतने कम समय में आज करीब करीब 49,000 करोड़ तक पहुंचा है मामला। मित्रों, ये छोटी बात नहीं है। मैं आज कुछ फिगर देख रहा था, इतना गर्व होता कि मेरा एक साथी, क्या चमत्कार था, इतना गौरव होता था कि मैं रमन सिंह का मित्र हूं, इसका आनंद हो रहा है। ऐसा मेरा एक दोस्त जो छत्तीसगढ़ के लिए क्या जी जान लगा से लगा है। आप देखिए भाई, यहां पर सारा देश अंधेरे में डूबा हुआ है, बिजली का संकट है, और एक बार तो ऐसा मौका आया कि हिंदुस्तान के 19 राज्य अंधेरे में डूब गए। 21वीं सदी, हिंदुस्तान की सदी सपने देखने वाला देश 48 घंटे तक अंधेरे में था, और तब बचे हुए 2 राज्य थे, एक छत्तीसगढ़ था, एक गुजरात था। गर्व होता है मुझे, जब देश अंधेरे में डूब गया था तब रोशनी दिखाई देती थी छत्तीसगढ़ और गुजरात। भाइयों बहनों, जो ग्रॉस पावर जनरेशन का जो ग्रोथ है, छत्तीसगढ़ का ग्रोथ है करीब करीब 180%। मित्रों, ये छोटी बात नहीं है। लोग माइनस में हैं, हिंदुस्तान के कई राज्य, ये 180% ग्रोथ की ओर आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, मैं प्रारंभ में जब यहां प्रभारी था और यहां की मूलभूत समस्याओं की चर्चा होती थी, तो इतना हरियाली होने के बाद भी एक चिंता थी कि छत्तीसगढ़ में इरिगेशन का प्रबंध नहीं था। एक प्रकार से जीरो इरिगेशन की स्थिति वाला राज्य था। मित्रों, कम समय में करीब करीब 30% इलाके में सिंचाई प्रबंधन का एक बहुत बड़ा काम करके किसानों की रक्षा करने का काम, किसानों का भला करने का काम बड़े सामर्थ्य और शक्ति के साथ श्रीमान रमन सिंह जी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, पर कैपिटा इनकम, ये बात सही है कि आर्थिक विकास का मूल आधार यह होता है कि सामान्य मानवी की खरीद शक्ति कितनी बढ़ती है। सामान्य मानवी की खरीद शक्ति कितनी बढ़ती है, उस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। और जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ती है, तब तक सामान्य व्यक्ति की खरीद शक्ति बढ़ती नहीं है। सामान्य व्यक्ति की अगर खरीद शक्ति नहीं बढ़ती है, तो बाजार में तेजी नहीं आती है, बाजार में अर्थनीति दौड़ती नहीं है। आज भाइयों बहनों, मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने पर कैपिटा इनकम में करीब करीब 150% इंक्रीज किया, 150% वृद्धि। मित्रों, ये छोटी बातें नहीं है। और कांग्रेस के मित्रों के समझ नहीं आए, उनको तो अच्छा हुआ तो उनका, बुरा हुआ तो पराया, यही कहते रहते हैं। और दिल्ली की सरकार कितनी भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी, इतने लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, जो सुधरने को तैयार नहीं है, उसको जनता स्वीकारने को भी तैयार नहीं। ये भी जनता का फैसला। और कांग्रेस के लोग कितने बेशर्म हैं, उनको कोई शर्म ही नहीं थी। वे खुद भ्रष्टाचार का गौरवगान करते हैं,
मैं आज यहां हवाई अड्डे पर उतरा तो मुझे किसी ने खबर दी कि कांग्रेस के एक नेता ने खुलेआम भ्रष्टाचार का स्वीकार कर लिया। मैंने कहा कैसे कर लिया? तो बोला उन्होंने खुलेआम आकर के कह दिया कि हम पैजामा देते हैं लेकिन नाड़ा निकाल देते हैं। अब देखिए था, नाड़े की चोरी कर लेते हैं जो लोग, वो क्या छोड़ते होंगे भैया, क्या छोड़ते होंगे? पैजामे का नाड़ा तक चोरी कर लेते हैं जी। ये लोग देश का भला जितना चलेगा उसकी बात अभी चला रहा हूँ। मित्रों, बैटरी सेव करने हीरे जवाहरात की चोरी तो सुनी है, पैसों की चोरी सुनी है, गहनों की चोरी सुनी है, क्या कभी देश ने कोयले की चोरी होगी ये सुना था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार कोयले की चोरी में जेल जा रही है। मित्रों, जेल के दरवाजे में इंतजार करके बैठे हैं। अब विचार कीजिए। और मुझे तो लगता है भारत सरकार की बैंकों को आने वाले दिनों में एक घोषणा करनी पड़ेगी। बैंकों को घोषणा करनी पड़ेगी कि हमारी बैंक में कोयला रखने के लिए लॉकर अवेलेबल है। ये करना पड़ेगा। अब कोयले की भी चोरी हो जाए तो भाइयों बहनों क्या बचेगा? भाइयों बहनों, इतनी बड़ी चोरी करने वाले लोग जो देश को लूट रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ को लूटने देना है? अरे पूरी ताकत से बोलो, क्या आप छत्तीसगढ़ में लूट होने देना चाहते हो? क्या आप छत्तीसगढ़ में फिर से वोट बैंक की राजनीति आने देना चाहते हो? क्या आप छत्तीसगढ़ को बर्बाद होने देना चाहते हो? क्या आप छत्तीसगढ़ को ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद करें? भाइयों बहनों, आज समय की मांग है दोस्तों, हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी को इस देश को लूटने का अवसर नहीं देना चाहिए। विकास की यात्रा के रास्ते पर देश के कुछ राज्य चल पड़े हैं, वो विकास के रास्ते से भटक न जाए, एक चौकीदार के नाते और नागरिकों का कर्तव्य है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग कई वर्षों से नारे बोलने में बड़े माहिर है और हिसाब देते नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जरा बोलो तो। कांग्रेस ने 40 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 40 साल हो गए, गरीबी हटी? क्या इन पे भरोसा करना चाहिए? अरे जरा दम से बोलो, करना चाहिए? क्या इन पे भरोसा करना चाहिए? अरे अभी चुनाव में उन्होंने पिछले 2009 में कहा था, लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हम शासन में आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। क्या वो उतना हिसाब दे रहे हैं? उन्होंने महंगाई कम की, ऊपर से महंगाई बढ़ाई और फिर भी जनता को जाके हिसाब दे रहे हैं। मित्रों, ये कितने जनता के प्रति विमुख लोग, वो अपनी जमातें ही नहीं मानते कि जनता को वादा किया था, कम से कम जाके हिसाब तो दो। अरे मेरे कांग्रेस के मित्रों, अरे कुछ नहीं सीखे तो कम से कम डॉक्टर रमन सिंह से इतना तो सीखो कि जनता को जाकर के हिसाब देना चाहिए। इतना तो सीखो। और मैं कांग्रेस के मित्रों से, रमन सिंह जी और से आज चैलेंज करना चाहता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं रमन सिंह जी के हर बात से परिचित हूं, उनके काम से परिचित हूं और उनके ओर से मैं आज आह्वान करता हूं।
आइए छत्तीसगढ़ की धरती पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आप आइए। एक मंच पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आप खड़े हो जाइए, दूसरे मंच पर रमन सिंह जी खड़े हो जाए। और आप बताइए, आप भी पिछले 8-9 साल से दिल्ली में शासन कर रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या काम किया उसका हिसाब दो। और रमन सिंह जी हिसाब दें, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या काम किया। मैं दावे से कहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप अर्थशास्त्र कितने ही बड़े क्यों न हो, किताबें कितनी क्यों न लिखी हो, आप छत्तीसगढ़ की धरती पर जनता को जवाब नहीं दे पाओ, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं, सिवाय चोरी, लूट, भ्रष्टाचार। इस देश को क्या दिया? भाइयों बहनों, कांग्रेस के एक नेता आज केरल गए हैं। केरल में अभी भाषण कर रहे थे, मैंने सुना, और वो कह रहे हैं कि केरल में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, केरल में जाकर के शिक्षा के क्षेत्र के काम का क्रेडिट लेने के लिए तो चल पड़े हो, लेकिन आप तो 50 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया है। देश अनपढ़ क्यों है, जरा जवाब तो दो। सर्वाधिक प्रधानमंत्री आप कर रहे हैं, सर्वाधिक समय राज आपने किया, और इसलिए केरल में शिक्षा की सफलता की क्रेडिट आप नहीं ले सकते। और अगर ईमानदारी नाम की कोई चीज है तो केरल में जो शिक्षा का आंदोलन चला, जन जन को शिक्षित करने के लिए जो अभियान चला, उसके लिए अगर किसी को यश जाता है, क्रेडिट जाती है, तो शिवगिरी मठ के नारायण गुरु को जाती है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों को, पीड़ितों को, शोषितों को शिक्षा के लिए बल दिया। ये उन्हीं का प्रयास था कि आज से 40 साल पहले केरल को शिक्षा में नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। आज केरल में कुछ दम है तो शिवगिरी मठ जैसे, नारायण गुरु जैसे तपस्वी लोगों की समाज की साधना के कारण है। मेहरबानी करके केरल की धरती पर जाकर के कांग्रेस की अच्छाइयां दिखाने के लिए मेहरबानी करके नारायण गुरु जैसे महापुरुषों का अपमान मत करो। 100 साल तक शिवगिरी मठ ने जो सेवा का काम किया है, उसको कम दिखाने की कोशिश मत करो। और कांग्रेस के मूत्र, अगर आपको इतना नशा चढ़ गया है तो आप मान के चलिए, वो केरल की जनता भी आपको उखाड़ करके फेंक देने वाली है, आप बचने वाले नहीं हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास की नई ऊंचाइयों की ओर जाना है। समाज की भलाई में विकास के मंत्र के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अविश्वास से मुक्ति चाहिए, आशंकाओं से मुक्ति चाहिए, निराशा को तिलांजलि देनी होगी, और उसके लिए 2 ही जड़ी बूटी काम करेगी भाई। हिंदुस्तान को 21वीं सदी में विश्व का श्रेष्ठ देश बनाना है तो 2 ही जड़ी बूटी काम आने वाली है। एक जड़ी बूटी का नाम है विकास, और दूसरी जड़ी बूटी का नाम है भरोसा। आज देश में भरोसा खत्म है। आप कहिए, आप में से किसी को भी दिल्ली सरकार पे भरोसा है? आप अपनी जवान बेटी को दिल्ली अगर भेजो अकेली, आप रात को सो पाओगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हैं वहां, सो पाओगे? क्यों? भरोसा नहीं, किसी को किसी पे भरोसा नहीं मित्रों। आज देश को भरोसा का बहुत बड़ा संकट आया है, और भारतीय जनता पार्टी भारत के भाग्य को बदलने के लिए देश में भरोसा पुनः प्रस्थापित करने की राजनीति कर रही है।
देश को निराशा की गर्त में से बाहर निकालने के लिए, गरीबी से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को 2 टंक भोजन मिले, बीमार को दवाई मिले, किसान को पैदावार के पैसे मिले, पशु को चारा मिले, आखिर छोर पर बैठे हुए इंसान की जिंदगी बदले, इस काम को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है और हमारा मंत्र है विकास। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति को खात्मा करना, इसको प्रवेश कभी मत देना, आप देखना। और मैं कहता हूं भाइयों, छत्तीसगढ़ गुजरात से आधी आबादी वाला, नक्सलवाद के ने दबोच कर रखा हुआ है। और मैंने देखा जब हमारी एनडीसी की मीटिंग होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, प्रधानमंत्री होते हैं, सभी मुख्यमंत्री होते हैं, और जब रमन सिंह जी को बोलने की बारी आती है, पूरा हाउस अलर्ट हो जाता है। सबको लगता है यार रमन सिंह जी बोल रहे हैं, सब काम भर के बैठ जाते हैं, सब लिखने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री खुद लिखते हैं कि रमन सिंह जी क्या बोल रहे हैं, और एक के बाद एक योजना का अंबार, छत्तीसगढ़ के नए काम के सपने जब कहते हैं, और जब वो नक्सलिज्म पर बोलना शुरू करते हैं, तो ऊपर बैठे हुए कांग्रेस लोग के नेताओं के चेहरे पर पता नहीं क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता ये जिंदा लोग बैठते हैं कि क्या मूर्तियां बैठी है लगता है। और इसलिए उन्होंने क्या चालाकी की, पिछले 2-3 साल से वो रमन सिंह जी को प्रार्थना करते कि रमन सिंह जी बाकी सब बताइए, लेकिन नक्सलिज्म की जो समस्या है उसको इतने बड़े फोरम में मत रखिए, अपन ऐसा करेंगे, नक्सल प्रभावित राज्यों की मीटिंग अलग करेंगे, वो बात आप वहां बता देना। इतने डरते हैं रमन सिंह जी से, इतने डरते वाले ये दिल्ली के लोग रमन सिंह जी को देखते ही कांप जाते हैं। और ये कम होना चाहिए मुख्यमंत्री में कि दिल्ली की सल्तनत भी उनके सामने आंख में आंख मिलाकर के देख नहीं पा रही। और यही ताकत है वो आज छत्तीसगढ़ को खींच करके आगे ले जा रहे हैं। और जिस प्रकार से रमन सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से यहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जिस प्रकार से उनकी संकल्प शक्ति है, और जब छत्तीसगढ़ आने वाले दिनों में एक ऊर्जावान उम्र की अवस्था में प्रवेश कर रहा है, टीनेज में एंट्री हो रही है, रमन सिंह जी कह रहे हैं 13 से 18 साल की उम्र का कालखंड सामने आ रहा है, अनेक सपने होंगे, अनेक उमंग होंगे, कुछ न कुछ नया करने का इरादा होगा छत्तीसगढ़ में। और आने वाले 5 साल भी अगर रमन सिंह जी के हाथ लग गए, मित्रों मुझे विश्वास है 5 साल के बाद रमन सिंह का छत्तीसगढ़ गुजरात से भी आगे निकल जाएगा, गुजरात से भी आगे, और मुझे गर्व होगा हिंदुस्तान का कोई भी राज्य गुजरात से आगे निकले, हर राज्य आगे निकले, हर राज्यों के बीच आगे निकलने की स्पर्धा हो, यही माहौल तो हम बनाना चाहते हैं। हम विकास की स्पर्धा चाहते हैं, हम विकास के लिए हर राजनीतिक दलों को विकास के काम के लिए आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। देश के अंदर एक ही मंत्र हम सेट करना चाहते हैं, विकास विकास विकास। सब समस्याओं का समाधान है विकास, हर सपनों को साकार करने का रास्ता है विकास, हर कमियों से मुक्ति का रास्ता है विकास, हर आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का रास्ता है विकास। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब डॉक्टर रमन सिंह जी अपने काम का हिसाब भी दे रहे हैं और साथ साथ भव्य छत्तीसगढ़ की नींव भी डालते चले जा रहे हैं, मुझे खुशी हुई। एक साथ 225 करोड़ रुपयों के कामों का शिलान्यास, मित्रों मैं अभिनंदन देता हूं, बहुत मन से अभिनंदन देता हूं। और मैं देख रहा था गांव के छोटे छोटे कामों की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया, छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया।
इतनी बारीकी से राज्य के आम आदमी के विकास के लिए चिंता करने वाला काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, एक बात माननी पड़ेगी, आज हिंदुस्तान में अभी पिछले अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री ने अच्छा काम करने वाले राज्यों के 7 योजनाओं को अवार्ड दिया। 7 अवार्ड देते हैं वो हर वर्ष, और वो सिविल सर्विस डे का दिन होता है। देश के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सभी अफसरों के लिए ये बड़ा गौरव का दिन होता है। और इस बार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो 7 अवार्ड दिए, उन 7 अवार्ड में एक भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। अवार्ड दिया किसने? दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन उनके पैरामीटर में उनकी एक भी सरकार नहीं फिट हुई। अवार्ड मिला तो किसको मिला? कर्नाटक को 2 अवार्ड मिले भाजपा की सरकार को, गुजरात को 1 अवार्ड मिला, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार को 1 अवार्ड मिला, सिक्किम सरकार को अवार्ड मिला, लेकिन कांग्रेस की या यूपीए की एक भी सरकार का नामो निशान नहीं। आप कल्पना कर सकते क्या किया है। और ये लोग देश चलाने और हमें सलाह देते हैं। मित्रों, नक्सलवादियों के खिलाफ मौत को मुट्ठी में लेकर के डॉक्टर रमन सिंह लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां के सामान्य मानवी की रक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। और दिल्ली में बैठे हुए लोग हमारी देश की सेना के सर काट करके पाकिस्तान ले जाए। हमारे 2 सेना के जवान अभी तक उनका सर न मिले। और दुर्भाग्य देखिए कि दिल्ली सरकार का सर झुकने को भी तैयार नहीं है। वो क्या देश की रक्षा करेंगे? क्या देश की रक्षा? और इसलिए भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को सुरक्षा भी चाहिए, छत्तीसगढ़ को भरोसा भी चाहिए, छत्तीसगढ़ को विकास भी चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी मुखे होकर के पिछली 2 सरकारों के अनुभव से ये विश्वास से कह सकती है कि हमने छत्तीसगढ़ का भला करने में लिए कोई कमी नहीं रखी। कुछ काम छूट गए होंगे, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारी सरकारों ने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया। और आप अगर अवसर देंगे, और मुझे विश्वास है आप अवसर देंगे और देंगे। और अगर आपके मन में दुविधा हो कि क्या करें, इस ओर जाए उस ओर जाए, एक काम कर लेना, निर्णय करने से पहले दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पापों को याद कर लेना। निर्णय करते समय 2002 से 2003 छत्तीसगढ़ को तबाह करने वाले जो चेहरे थे उनको याद कर लेना। आंख बंद करके देखना, आपकी उंगली डॉक्टर रमन सिंह की ओर चली जाएगी दोस्तों, और वो डॉक्टर रमन सिंह को जाएगा। सरकार दोबारा तीसरी बार बन जाएगी और प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। आज फिर एक बार इस काशी नगरी में मुझे आने का सौभाग्य मिला, छत्तीसगढ़ आने का सौभाग्य मिला। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का बहुत आभारी हूं, उनके प्रेम का बहुत आभारी हूं। और आपने सदा सर्वदा मुझे प्यार दिया है। मैं आपका भी नतमस्तक होकर के हृदय से प्रणाम करता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से सुन रहे थे आप नरेंद्र मोदी को। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जमकर साथ दिया है नरेंद्र मोदी ने। रमन सरकार को जमकर बधाई दी है, जमकर तारीफें की है बीजेपी सरकार की। साफ कह दिया है कि जो भी विकास छत्तीसगढ़ में हुआ है वो बीजेपी सरकार ने किया है। 10 सालों तक
बीजेपी शासन करती आई है छत्तीसगढ़ में। शुरू के जो 3 साल रहे छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद कांग्रेस उन 3 सालों में छत्तीसगढ़ को गर्त में ले जा रही थी, ये कहना है नरेंद्र मोदी का। लेकिन बाद में जब बीजेपी की सरकार आई वहां पर तो विकास का सिलसिला चल पड़ा है। डॉक्टर रमन सिंह ने काफी विकास किया छत्तीसगढ़ में। 40 साल पहले कांग्रेस ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था उस पर भी वार करते नजर आए। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, कहा है सिर्फ नारे देना जानती है केंद्र सरकार, गरीबी हटाओ, महंगाई कम करो। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बेशर्म है, कांग्रेस के नेता बेशर्म हैं। तो ये भी एक अंदाज है नरेंद्र मोदी का। अक्सर बात करते हैं गुजरात के बारे में, गुजरात में अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हैं, लेकिन अभी जब बात कर रहे थे डॉक्टर रमन सिंह की जमकर तारीफ की, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शासन की जमकर तारीफ की